यहाँ देखेंगे हम लोग लाइन क्रमांक। जब आप नई हाउस लिस्ट एंट्री पे क्लिक करेंगे, उस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो इंटरफेस खुल के आएगा आपके ऐप में वो इस तरह का आएगा। सबसे ऊपर, ठीक है, बाईं ओर जो है वो लिखा होगा लाइन क्रमांक। लाइन क्रमांक 3 अंक का होगा, ठीक है। 001 से इसकी शुरुआत होगी, 001 से इसकी शुरुआत होगी लाइन क्रमांक की, और ये ऑटो जनरेटेड होगा कि क्रम से चलता रहेगा 001, 002, 003 के हिसाब से, ठीक है। ये HLO ऐप की सभी आगामी स्क्रीनों के शीर्ष के बाएं कोने पर प्रदर्शित होगी। भवन संख्या, दूसरी जो लाइन आएगी, ठीक है, लाइन क्रमांक के बाद में वो आएगी भवन संख्या की। अधिकतम 20 अक्षरों तक की अल्फा न्यूमेरिक प्रविष्टियां नया भवन दर्ज करने के लिए भवन संख्या दर्ज करें, ठीक है। यहाँ जो दिखाया जा रहा है ये है बिल्डिंग नंबर। तो आप मान लीजिए पहले भवन से शुरुआत कर रहे हैं तो आप यहाँ डालेंगे 1, ठीक है। यह पिछली बार उपयोग की गई भवन संख्या के लिए दोहराएं बटन का उपयोग किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, ठीक है। एज अ फील्ड ट्रेनर जब मैं ट्रेनिंग दे रही थी उस दौरान एनुमरेटर और सुपरवाइजर इस चीज़ के लिए बार बार पूछ रहे थे। तो यहाँ मैं बता दूँ, मान लीजिए एक भवन है ये, ठीक है, तो पहली बार में तो आपको इसको फिल करना पड़ेगा ऐप में। मान लीजिए एक भवन के अंतर्गत 2 जनगणना मकान है, 1 और 2। तो जब आप 1 की एंट्री पूरी कर लेंगे, दूसरे जनगणना मकान पे आएंगे तो आप इस भवन संख्या को दोबारा ना लिख के उस पर, ठीक है, आप इसको दोहराएं पे क्लिक करेंगे और ये फिर से वही एक संख्या आ जाएगी। पहले से भरी हुई किसी भी भवन संख्या को चुनने के लिए ड्रॉप डाउन से भवन संख्या का चयन भी किया जा सकता है। अगला जो तीसरा देखेंगे, देखिए 34 प्रश्न है। 34 प्रश्नों में जो 3 प्रश्न है वो यही है, लाइन क्रमांक, बिल्डिंग नंबर और सेंसस हाउस नंबर। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न कहाँ है। प्रश्न जो है जो आपको पूछना है वो चौथे से शुरू होगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग जनगणना मकान। जनगणना मकान ये तीसरे प्रश्न में आ जाता है, ठीक। सेंसस हाउस नंबर ये 4 अंकों का संख्यात्मक फील्ड है, ठीक है। यानी जो जनगणना मकान होगा ये 4 अंकों का होगा। 0001 से इसकी शुरुआत होगी और क्रम से ये चलता जाएगा आगे तक। ये भी ऑटो जनरेटेड होगा, यानी अपने आप आएगा, आपको फिल नहीं करना है। और हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में एक क्रम संख्या के रूप में रहेगा। पहले भवन के पहले जनगणना मकान के लिए जनगणना मकान संख्या 0001 डिफॉल्ट रूप से सेट है। इसके नीचे रिपीट और न्यू बटन दिखाया गया। अब यहाँ भी वही नियम लागू होता है। मान लीजिए कोई जनगणना मकान 1 है, इसमें 2 परिवार हैं, ठीक, इसमें 2 परिवार हैं। तो जब पहले की एंट्री कर लेंगे, ठीक है, जनगणना मकान आ जाएगा। जब दूसरे परिवार की एंट्री करने को आएंगे तो इस जनगणना मकान को आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके नीचे रिपीट और न्यू बटन दिखाए गए हैं। पहले जनगणना मकान की प्रविष्टि के दौरान रिपीट बटन क्या होगा, निष्क्रिय होगा, वो काम नहीं करेगा, ठीक है। बाद के जनगणना मकानों के लिए ये बटन सक्रिय हो जाएगा। यदि जनगणना मकान संख्या पिछली संख्या के समान है तो रिपीट बटन दबाएं। जनगणना मकान संख्या प्रत्येक आगामी स्क्रीन के शीर्ष पर भी प्रदर्शित होगी, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप पे एक मैसेज इस तरह का आएगा, यू वांट टू कंटिन्यू विथ यसी रेफरेंस। जनगणना मकान संख्या दर्ज करने के बाद अगला पर क्लिक करने पर एक संदेश पॉपअप होगा जिसमें पूछा जाएगा क्या परिवार द्वारा स्वगणना की गई है। इसके लिए हाँ नहीं विकल्प दिए जाएंगे, जैसे यहाँ आप देख रहे हो, नो और यस। यदि परिवार ने स्वगणना की है तो हाँ चुने और फिर प्रश्न संख्या 7 जनगणना मकान का उपयोग भरे, जिसमें 2 विकल्प है, आवास और आवास का अन्य उपयोग। परिवार संख्या जो 9 है, जो प्रश्न संख्या 9 है, परिवार संख्या ये अपने आप उत्पन्न होगी, ठीक है। यानी 3 चीज़ें ऑटो जनरेटेड होंगी, अपने आप आएंगी, लाइन क्रमांक, ठीक है, जनगणना मकान संख्या और परिवार संख्या। परिवार संख्या भी आपको नहीं भरना है। आप जैसे ही आवास और आवास का अन्य उपयोग पे क्लिक करेंगे, प्रश्न संख्या 9 में स्वतः ही यानी अपने आप एक परिवार संख्या जनरेट हो जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे स्वगणना संदर्भ संख्या आईडी, यदि हाँ चुना गया है, ठीक है। यदि नहीं चुना गया है तब तो आप सारे प्रश्न खुद से फिल करोगे पूछकर। अगर उन्होंने स्वगणना की है, हाँ पे आपने चुना, तो फिर कैसा इंटरफेस खुल के आएगा, इस तरह का आएगा, ठीक है। यसी रेफरेंस, यहाँ आपको यदि हाँ चुना गया है तो ये क्वेश्चन नंबर 7 पृष्ठ पर जाएगा, जहाँ एक संवाद बॉक्स पॉपअप करेगा जिसमें SCID दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। उत्तरदाता द्वारा सूचित SCID दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें, ठीक है। मान लीजिए आपने हाँ पे क्लिक किया तो आप
उनके पास जो SCID नंबर होगा उसको यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे और उनके द्वारा दी गई सारी जानकारी खुलकर आ जाएगी। यदि SCID उपलब्ध है और SCID से मेल खाती है, ठीक है, तो परिवार से संबंधित डेटा मोबाइल ऐप पर प्रदर्शित होगा। डेटा की सटीकता के आधार पर प्रगणक को डेटा कन्फर्म या संपादित करना होगा। अगर उनका डेटा पूरा सही है जितना उन्होंने फिल किया है, ठीक है, अपनी स्वगणना में, तो आप उसको कंफर्म कर देंगे। अगर ज़रूरत है कि डाटा को एडिट करना है, एडिट किया जा सकता है, कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो आप डाटा को एडिट भी कर सकते हैं। अगर SCID मेल नहीं खाता है, जो उन्होंने स्वगणना की है उनके पास जो SCID है, जब आप अपने ऐप में आप उसको फिल कर रहे हो वो मेल नहीं खा रहा है, तो घबराएं नहीं, आप दोबारा से, ठीक है, पूरा डाटा एकत्र कर सकते हैं उनका। लोकेशन स्क्रीन में आप कभी भी रिफ्रेश बटन पर क्लिक करके HLV नंबर के लिए आवंटित SCIDs प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगी। आप अपने लोकेशन स्क्रीन में जाके रिफ्रेश बटन को जो है क्लिक करके आप अपने HLV में कितनी स्वगणना हुई है इसको प्राप्त कर सकते हैं। देखिए उसकी संख्या आ जाएगी। एक चीज़ और आपको देखना है, आप जब अपना ऐप ओपन करेंगे तो उसमें 3 बटन आपको दिखाई देगी नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ आपको 3 बटन दिखाई देगी, जिसपे पहला होगा पिछला, ठीक, पिछले का मतलब इस बटन का उपयोग पिछली स्क्रीन पे जाने के लिए किया जाएगा। सीधे जाएं, दूसरी जो बटन होगी उसमें लिखा होगा सीधे जाएं। इसका मतलब क्या होगा, इस बटन का उपयोग किसी विशेष स्क्रीन पर जाने के लिए किया जाएगा। और अगला, ठीक है, जब अगला लिखा होगा तो इसका मतलब होगा इस बटन का उपयोग स्क्रीन पर सभी सूचनाओं को रिकॉर्ड करने के बाद अगले स्क्रीन पर जाने के लिए कहा जाएगा, ठीक है, या किया जाएगा। चौथा प्रश्न शुरू होता है हमारे यहाँ कॉलम 4, फर्श की मुख्य सामग्री, ठीक है। फर्श की मुख्य सामग्री में यहाँ देखिए इस तरह आपके HLO ऐप में आएगा। चौथे प्रश्न में 1 से 7 तक का कोड दिया गया है। पहले कोड यानी कोड 1 में क्या है, फर्श की मुख्य सामग्री अगर मिट्टी की है तो कोड 1 चुनेंगे, अगर लकड़ी और बांस का है तो 2 चुनेंगे, अगर पक्की ईंट है तो 3 चुनेंगे, पत्थर है तो 4 चुनेंगे, सीमेंट है तो 5 चुनेंगे, मोज़ेक या फर्श की टाइल है तो आप 6 चुनेंगे, और इन 1 से 6 के अलावा अदर फर्श है तो आप एनी अदर चुनेंगे, ठीक है, यानी 7वां चुनेंगे। अब मान लीजिए किसी के यहाँ टाइल भी है और सीमेंट की भी फर्श है, टाइल भी लगी हुई है, तो ज़्यादा क्या लगा हुआ है इस पे हम ध्यान देंगे। जिस सामग्री का अधिक उपयोग हुआ है उसी को मुख्य सामग्री माना जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं आप बरामदे में गए वहाँ पे आपने टाइल देख ली, टाइल टिक कर दिया, जबकि अंदर सारे रूम्स में जो है वो सीमेंट की फर्श बनी हुई है, तो आप उनसे पूछेंगे कि ज़्यादा क्या यूज हुआ। एक तरह का है तो कोई बात नहीं, अगर 2 तरह का है, सीमेंट का भी फर्श है, टाइल भी है, तो आप उनसे पूछ लेंगे कि ज़्यादा क्या लगा हुआ है, टाइल लगा है या पत्थर है, ठीक है, या सीमेंट है। अगर बहुमंजिला इमारतें हैं तो उनके फ्लैटों में फर्श की सामग्री अलग अलग हो सकती है। बहुमंजिला इमारतों में प्रत्येक जनगणना मकान के फर्श को अलग से दर्ज किया जाना चाहिए, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग, या अभी जिस बटन का हमने जिक्र किया था वो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, ठीक है। प्रीव्यू यानी पिछला, इस बटन का उपयोग पिछले स्क्रीन पे जाने के लिए होगा। जंप, इसका उपयोग क्या होगा, सीधे जाएं, किसी विशेष स्क्रीन पे जाने के लिए होगा। और नेक्स्ट यानी स्क्रीन पे जितनी भी सूचनाएं हैं जो आपको सामने दिख रही है उसको रिकॉर्ड करने के बाद अगली स्क्रीन पे जाने के लिए आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर हिंदी में ऐप है तो उसमें लिखा होगा अगला, ठीक है। अब देखेंगे 5वां, दीवार की मुख्य सामग्री क्या है। इसमें भी 1 से 9 तक के कोड दिए गए हैं और 0 दिया गया है एनी अदर के लिए, ठीक है। इसमें देखेंगे हम जो पहला है घास-फूस बांस है, दूसरा प्लास्टिक पॉलीथीन है, जो तीसरा कोड है, ठीक है, जनगणना मकान की दीवार के लिए वो मिट्टी कच्ची ईंट है, जो चौथा कोड है वो है लकड़ी, 5वां कोड है वो है पत्थर गारा के बिना, ठीक है, जो छठा कोड है वो है पत्थर गारा के साथ, 7वां जो कोड है वो है जीआई धातु एस्बेस्टस चादरें, 8वां जो कोड दिया गया है दीवार के लिए वो है पक्की ईंटें, 9वां कोड है कंक्रीट। और इसके अलावा मान लीजिए 1 से 9 में दीवार की मुख्य सामग्री नहीं है तो आप एनी अदर, ठीक है, टिक करेंगे।
अब यहाँ दिया गया है जिस सामग्री का अधिक उपयोग हुआ उसी को मुख्य सामग्री माना जाएगा। ये सभी के लिए एक ही जैसे है। कोड 1 से 5 वाली जो सामग्रियां हैं वो स्थायी प्रकृति की नहीं है, ठीक है। जब प्लास्टर और पेंट होने के कारण बाहरी सतह से इसका पता लगाना मुश्किल हो, इस दीवार की सामग्री की जांच और पुष्टि की जानी चाहिए, ठीक है। यदि उत्तरदाता दीवार की सामग्री के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त करता है तो कोड 0 दर्ज करें। अगर वो बता पा रहा है तो आप टिक करेंगे। अगर उत्तरदाता नहीं बता पा रहा है कि इस दीवार के अंदर मुख्य सामग्री क्या यूज हुई है, क्योंकि प्लास्टर पेंट की वजह से हमें नहीं जो है जानकारी हो पाती है कि किस चीज़ की दीवार बनी हुई है, तो हम वहाँ पे 0 दर्ज कर देंगे, ठीक है। जब यहाँ पे हम टिक कर देंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो दिखा हुआ है हिंदी है तो उसमें अगला लिखा होगा, अगले पे क्लिक करेंगे तो हमारा छठा प्रश्न आ जाएगा। अब आता है छत की मुख्य सामग्री, ठीक है। छत की मुख्य सामग्री में भी 1 से 9 तक के कोड दिए गए हैं और 0 में एनी अदर दिया गया है, ठीक है। इसमें जो पहला है वो भी है फूस, बांस, लकड़ी, मिट्टी आदि, ठीक है। इसके लिए पहला कोड है, अगर ये है तो पहला टिक करेंगे। अगर प्लास्टिक पॉलीथीन है तो दूसरा, ठीक है, टिक करेंगे। अगर हस्त निर्मित टाइल्स है, हैंडमेड टाइल्स है तो उसके लिए तीसरा कोड चुनेंगे। मशीन मेड टाइल्स है तो उसके लिए चौथा कोड चुनेंगे। अगर पक्की ईंट है तो उसके लिए 5वां कोड चुनेंगे, ठीक है। अगर पत्थर है तो उसके लिए 6ठा कोड, स्लेट है तो उसके लिए 7वां कोड चुनेंगे। अगर जीआई है, ठीक है, कोई धातु है, एस्बेस्टस चादरें हैं तो उसके लिए 8वां कोड चुनेंगे, ठीक है। अगर कंक्रीट है तो उसके लिए 9वां कोड चुनेंगे। और 1 से 9 में मान लीजिए कि सामग्री नहीं है तो उसके लिए हम एनी अदर चुन लेंगे। सीलिंग की सामग्री पर विचार ना करें। मौसम के संपर्क में आने वाली छत की सामग्री ही छत की सामग्री निर्धारित करेगी। यदि छत चूने या सीमेंट से भरी हुई पत्थर की है तो छत की सामग्री पत्थर होगी। देखेंगे प्रश्न संख्या 7, जनगणना मकान का उपयोग, ठीक है। जब आप इस प्रश्न पे आएंगे तो आप बड़ी सावधानी से इसको फिल करेंगे, क्योंकि जनगणना मकान का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये पूर्णतः आवासीय भी हो सकता है, आवास सामान्य उपयोग में भी हो सकता है और केवल गैर आवासीय भी हो सकता है, ठीक है। तो जनगणना मकान के उपयोग का निर्धारण जो है सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, ठीक है। इसमें भी 1 से 9 तक के कोड दिए गए हैं और वैकेंट के लिए यानी खाली के लिए 0 दिखाया गया है। पहला जो कोड है उसको मैं बता देती हूँ, ये आवास के लिए है, ठीक है, रेजिडेंस है। दूसरा जो है ये आवास सा अन्य उपयोग है, ठीक है, रेजिडेंस कॉम अदर यूज के लिए है। तीसरा शॉप ऑफिस है। स्कूल कॉलेज के लिए चौथा कोड दिया गया है। होटल लॉज गेस्ट हाउस के लिए 5वां कोड है। हॉस्पिटल डिस्पेंसरी के लिए 6ठा कोड है। फैक्ट्री वर्कशॉप वर्कसेट के लिए 7वां कोड है। पैलेस ऑफ वर्शिप पूजा का कोई भी स्थल है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, उसके लिए 8वां कोड चुनेंगे आप। अदर नॉन रेजिडेंशियल यूज, ठीक है, अगर अन्य गैर आवासीय उपयोग है तो उसके लिए जो है 9वां आप कोड चुनेंगे। और अगर खाली है मकान तो उसके लिए आप 0 कोड चुनेंगे, ठीक। अब देखेंगे आप कोड 1 कब चुनेंगे, आवास के लिए। यदि जनगणना मकान का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कोड 1 चुनेंगे। अगर किसी अन्य उपयोग से उसका कोई प्रयोजन नहीं है, आवास के लिए ही उपयोग हो रहा है, तो आप कोड 1 चुनेंगे। आगे देखेंगे रेजिडेंस कम अदर यूज, आवास सा अन्य उपयोग। अगर रहने के साथ साथ वहाँ और कोई काम हो रहा है तो हम आवास सा अन्य उपयोग पे क्लिक करेंगे। क्लिनिक, दुकान, जिम हो गया, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कोड 2 चुनेंगे। और जैसे ही आप कोड 2 चुनेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटर एक्चुअल यूज, इसका वास्तविक उपयोग बताओ। अगर रहने के साथ साथ कोई और कार्य भी वहाँ हो रहा तो कौन सा कार्य हो रहा है आपको उसको यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे आवास सह सब्जी की दुकान, आवास सह क्लिनिक, आवास सह जनरल स्टोर, आवास सह स्टेशनरी दुकान, आवास सह मिठाई की दुकान, ठीक है, आवास सह कपड़े की दुकान, आवास सह फल की दुकान, जो भी होगा आवास सह सब्जी की दुकान, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आगे एक बात यहाँ और ध्यान देने योग्य है, जैसे ही आप कोड 2 चुनेंगे आवास सा अन्य उपयोग, वैसे ही ये 2 जो चेक बॉक्स हैं नीचे के, इज लॉक्ड, इज इंस्टीट्यूशनल, ये दोनों जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। जो जनगणना मकान होगा वो मान लीजिए संस्थागत है तो आप इज इंस्टीट्यूशनल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो भी आपसे वास्तविक उपयोग पूछेगा, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आवास वृद्धाश्रम, आवास छात्रावास,
आवास सह जेल, ये चीज़ें आपको यहाँ लिखनी पड़ेंगी अगर मकान जो है वो संस्थागत है। ठीक, अगर आवास सह अन्य उपयोग में आपने क्लिक किया है और वो बंद है, बंद पाया जाता है, तो आप लॉक्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लॉक्ड पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद सारे प्रश्न स्किप होके सीधा फ़ोन नंबर पे चला जाएगा। आप फ़ोन नंबर को फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। ठीक है, बाद में जब भी घर खुलता है आप जाएंगे और वहाँ से डाटा को एडिट करके सारी चीज़ें फिल करके दोबारा सबमिट करेंगे। ठीक, इसमें और चीज़ें देख लेते हैं। अब मान लीजिए किसी के यहाँ रहने के साथ साथ कोई मौसमी गतिविधि होती हो। ठीक है, जैसे गुड़ बनाना करेंगे। मान लीजिए आप मकान सूचीकरण का काम कर रहे हैं, तब वो काम नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से पता करना है, ठीक है, कि यहाँ पे कोई मौसमी गतिविधि तो नहीं होती है, मौसम के अनुसार कोई कार्य तो नहीं होता, उसको अच्छे से आप दर्ज कर लेंगे, जिससे आपको आसानी रहे जब आप HLO ऐप में काम करें। तीसरा है शॉप ऑफिस। यदि जनगणना मकान का उपयोग केवल दुकान के लिए किया जा रहा है, ठीक है, या कार्यालय के रूप में किया जा रहा है, तो कोड 3 को आप चुनेंगे। तो ये ध्यान रखना है, अगर आप पहले कोड के अलावा कोई भी कोड चुनते हैं, यानी रेजिडेंस के अलावा आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 कोड चुनते हैं, तो आपको सभी में वास्तविक उपयोग लिखना होगा। ऐप के माध्यम से दुकान या कार्यालय का प्रकार दर्ज करें। कपड़े की दुकान है, जनरल प्रोविजन स्टोर है, केमिस्ट की दुकान है, ठीक है, रेस्टोरेंट है रहने की सुविधा के बिना, चाय की दुकान है, सब्जी की दुकान है, फल की दुकान है, कबाड़ी की दुकान है, जिसकी भी होगी वो आपको नीचे वास्तविक उपयोग में लिखना पड़ेगा। ठीक है, कार्यालय में आप क्या लिखेंगे, जैसे कोई बीमा कंपनी है, सहकारी संस्था है, ठीक है, कोई स्टॉक ब्रोकरेज है, परिवहन कंपनी है, फायर स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, न्यायालय है, तहसीलदार कार्यालय है, मंत्रालय का कार्यालय है, वो आपको यहाँ वास्तविक उपयोग में लिखना पड़ेगा। अगर आपने स्कूल कॉलेज पे टिक किया है, यानी आपने चौथे कोड को चुना है, ठीक है, यदि जनगणना मकान का उपयोग शैक्षणिक संस्थान या प्रशिक्षण केंद्र के रूप में किया जा रहा है, ठीक है, तो कोड 4 चुनें और ऐप के माध्यम से शैक्षणिक संस्थान का प्रकार दर्ज करें। पाठशाला, संगीत स्कूल, काष्ठकला प्रशिक्षण केंद्र, कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, नृत्य विद्यालय, कृषि प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, या कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, जो भी होगा उसको आपको वास्तविक उपयोग में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला जो आता है वो होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आता है। इसके लिए 5वां कोड चुनेंगे आप। इसमें भी आपको बताना रहेगा, ठीक है, वास्तविक उपयोग क्या है। डाक बंगला, निरीक्षण बंगला या सर्किट हाउस है, ठीक है, आश्रम है, सराय है, धर्मशाला है, विश्राम गृह है, रैन बसेरा, होटल, लॉज, सामुदायिक विश्राम गृह, जो भी होगा उसको आपको वहाँ पे दर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए यदि कोई होटल, लॉज या गेस्ट हाउस निवासियों द्वारा सामान्य आवास के रूप में उपयोग किया जा रहा है, तब आप कोड 2 चुनेंगे। ठीक है, आवास से होटल, आवास से लॉज या आवास से गेस्ट हाउस के रूप में। अगला है, यदि जनगणना मकान का उपयोग केवल अस्पताल या डिस्पेंसरी या किसी अन्य स्वास्थ्य या चिकित्सा केंद्र के रूप में किया जा रहा, तो आप कोड 6 को चुनेंगे और उसका नाम दर्ज करेंगे। ठीक है, जैसे अस्पताल है, पैथोलॉजिकल सेंटर है, डॉक्टर का क्लिनिक है, नर्सिंग होम है, प्रसूति गृह है, दंत क्लिनिक है, डिस्पेंसरी है, टीकाकरण केंद्र है, एक्सरे क्लिनिक है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, आपको वास्तविक उपयोग दर्ज करना पड़ेगा। यानी अगर एक कोड के अलावा कोई भी कोड जिसमें से चुनते हैं 2 से 9 और 0 तक, तो आपको वास्तविक उपयोग दर्ज करना पड़ेगा। अगला, अगर आप कोड 7 चुनते हैं, फैक्ट्री, वर्कशॉप और वर्कशेड, ठीक है, तो भी आपको लिखना पड़ेगा कि वो उसका वास्तविक उपयोग क्या है। जैसे कताई मिल है, कपास मिल है, उर्वरक कारखाना है, कार्यशाला है, घड़ी मरम्मत केंद्र है, जूते बनाना, फर्नीचर बनाना, आटा, चावल, तेल की मिलें हैं, ठीक है, कोई प्रिंटिंग प्रेस है, डेयरी है, लोहार की कोई वर्कशॉप है, सोने चांदी के जेवरात बनाने की कोई वर्कशॉप है। ठीक है, ये आपको वास्तविक उपयोग में लिखना पड़ेगा। अगला, अगर आप पहले से आप वर्शिप यानी 8वां कोड चुनते हैं, तो इसमें आपको लिखना रहेगा मंदिर, मस्जिद, ठीक है, चर्च, गुरुद्वारा, जो भी होगा उसको आपको लिखना रहेगा और उसका वास्तविक उपयोग दर्ज करना रहेगा। ठीक है, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, प्रार्थना हॉल, सत्संग हॉल, ये सारी चीज़ें। अब आता है 9वां, अदर नॉन रेजिडेंशियल यूज। ये किस में आएगा, ये ये श्रेणी उन जनगणना मकानों को शामिल करेगी जिनका उपयोग मनोरंजन और सामुदायिक सभा के स्थान के रूप में किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई
सिनेमा घर है, क्लब है, रंगमंच है, कला मंदिर है, व्यायामशाला है, स्टेडियम है, संग्रहालय है, चिड़ियाघर है, पशु शेड है, कोई गौशाला है, ठीक है, कोई गोदाम है, पेट्रोल पंप है, पुस्तकालय है, ट्यूबवेल कक्ष है, ये सब किस में आएंगे? अदर नॉन रेजिडेंशियल यूज में आएंगे। ठीक, अब जीरो आप किसके लिए चुनेंगे ये भी जानना आपके लिए बड़ा आवश्यक है। आप वैकेंट कब चुनेंगे? ठीक है, यदि मकान सूचीकरण के समय कोई जनगणना मकान खाली पाया जाता है, खाली का मतलब उसमें कोई व्यक्ति निवास नहीं कर रहा, कोई भी गतिविधि उसमें नहीं हो रही है, जीरो चुने और खाली रहने का कारण अवश्य दर्ज करें। जैसे ही आप कोड जीरो चुनेंगे आपको ये पूछेगा, ठीक है, इसके खाली रहने का कारण क्या है, तो मरम्मत के लिए खाली है, निर्माण अधूरा है, या किराए पर देने के लिए खाली है, ये सारी चीज़ें आप उसमें फिल कर सकते हैं। अब इसमें अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप मकान सूचीकरण के लिए उस भवन पर गए और वो बंद पाया गया, मान लीजिए वो किसी यात्रा पे गए हुए हैं या किसी कहीं रिलेशन में गए हुए, तब उसे आप खाली नहीं मानेंगे। ठीक है, तब आप उस घर को लॉक दिखा के और सीधा वो फ़ोन नंबर पे चला जाएगा, स्किप होके सारे प्रश्न, और फ़ोन नंबर अगर पड़ोसियों से मिल जाता है तो आप फिल कर देंगे, नहीं तो उसको वहीं सबमिट कर देंगे और बाद में आप डाटा अपडेशन में जाके पूरी एंट्री फिल करके जब वो आ जाए अपने घर और उसको सबमिट करेंगे। देखेंगे हम प्रश्न संख्या 8, और प्रश्न संख्या 8 हमारा क्या है? जनगणना मकान की स्थिति। ठीक है, इसमें 3 कोड दिए गए हैं। पहला यानी अच्छी स्थिति में है, दूसरा रहने योग्य स्थिति में है, और तीसरा जीर्ण शीर्ण है। ठीक है, तो पहला कोड ऐसे मकान जिन्हें किसी मरम्मत की आवश्यकता अभी नहीं है उनके लिए आप कोड 1 चुनेंगे यानी अच्छी। ऐसे मकान जिन्हें छोटी मोटी मरम्मत की आवश्यकता है उनके लिए आप कोड 2 चुन सकते हैं। तीसरा आप कोड कब चुनेंगे? ऐसे मकान जो जीर्णावस्था में या टूट फूट गए हैं, जिन्हें बड़ी मरम्मत की आवश्यकता है। ठीक है, ये जो पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण या क्षतिग्रस्त हो गए, जिन्हें बहाल या मरम्मत नहीं किया जा सकता, उन्हें जीर्ण शीर्ण माना जाएगा, और इस स्थिति में आप कोड 3 को चुनेंगे। ठीक है, अब इसमें एक बात आती है, तो सवाल एज अ फील्ड ट्रेनर मुझे मिला था कि अगर किसी का मकान अच्छा है पर वो कह रहा नहीं हमारा मकान अच्छा नहीं है, रहने योग्य नहीं है, तब क्या करें? तब हम क्या फिल करें? तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, उन्हें एक बार में समझा देंगे। ठीक है, कि जो अच्छी स्थिति है कोड 1 उसकी परिभाषा क्या है, जो दूसरा कोड है उसकी परिभाषा क्या है रहने योग्य, और जो जीर्ण शीर्ण है उसकी परिभाषा क्या है। उसके बाद उत्तरदाता आपको जो बताया आप उसको फिल कर लेंगे। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 9। ठीक है, परिवार क्रमांक। जनगणना मकान के उपयोग में आवासीय दिखाया है या आवास सा अन्य उपयोग दिखाया है। प्रश्न संख्या 7 में या तो आपने कोड 1 चुना है या कोड 2 चुना है, तब यहाँ पे परिवार क्रमांक जनरेट होगा। ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे डैश लग जाएगा। जब आवासीय होगा जनगणना मकान तभी परिवार क्रमांक जनरेट होगा। तो अगर पहला और दूसरा कोड आपने चुना है प्रश्न संख्या 7 में, तो प्रश्न संख्या 9 में परिवार क्रमांक में एक परिवार संख्या जनरेट हो जाएगी। परिवार क्रमांक भी 3 अंकों का होगा। ठीक है, 001 से इसकी शुरुआत होगी और ये क्रम वाइज बढ़ता चला जाएगा आगे। ये फील्ड निष्क्रिय और स्वतः वृद्धि के साथ अपडेट होती है। जिन जनगणना मकानों में आवास या आवास अनुपयोग का चयनित किया गया है उन्हें ऐप में स्वतः ही एक परिवार संख्या आवंटित कर दी जाएगी। यदि विकल्प आवास अनुपयोग और संस्थागत है का चयन किया गया है तो ऐप संस्थागत परिवार को परिवार संख्या 999 आवंटित करेगा। संस्थागत परिवारों के लिए जो परिवार क्रमांक आएगा वो 999 आएगा। ठीक है, यदि विकल्प आवास अनुपयोग और बंद है तो ऐप कोई परिवार संख्या आवंटित नहीं करेगा, वो सारे प्रश्न स्किप होके फ़ोन नंबर पर चला जाएगा। यदि विकल्प आवास अनुपयोग और संस्थागत है और बंद है, अर्थात दोनों का चयन किया गया है, तो ऐप कोई परिवार संख्या आवंटित नहीं करेगा क्योंकि वो बंद है। यानी बंद की स्थिति में ऐप कोई भी परिवार संख्या आवंटित नहीं करेगा। जब आप दोबारा एंट्री करोगे उस भवन की, ठीक है, उस जनगणना मकान की, तब वो परिवार संख्या आवंटित करेगा। ठीक है, अब देखेंगे कॉलम 10 यानी प्रश्न संख्या 10 में क्या है? इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। ठीक, यानी आपको प्रश्न संख्या 10 में परिवार में रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या को दर्ज करना है। जो 11 प्रश्न है उसमें क्या करना है? नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यानी परिवार के मुखिया का नाम लिखना है। जो 11वां प्रश्न है वो किससे संबंधित है? परिवार के मुखिया का नाम दर्ज करे। वो मुखिया किसी भी जेंडर के हो सकते हैं,
ठीक है, महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है, उनका नाम यहाँ पे दर्ज किया जाएगा। फिर आप अगले पे क्लिक करेंगे और यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ हम लोग देखेंगे लिखा हुआ है, जो 12वां प्रश्न है वो संबंधित है जेंडर से, यानी जो मुखिया है वो स्त्री है या पुरुष है। ठीक है, अब मान लीजिए सामान्य परिवार ना होकर कोई संस्थागत परिवार है, तो संस्थागत परिवारों में जो है जैसे हॉस्टल का वार्डन होगा, प्रबंधक, जेलर, तो उनका यहाँ पे पद नाम लिखा जाएगा, नाम ना लिख के पद नाम लिखेंगे। अब देखेंगे हम लोग अगर संस्थागत परिवार है तो उसके लिए जो प्रश्न संख्या 12 है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 12 यानी लिंग से संबंधित, तो 13 जो है SC ST और अन्य ये प्रदर्शित नहीं होंगे। अब हम जो 12वां प्रश्न है वो देखेंगे, इसमें है जेंडर से संबंधित। ठीक है, यानी जो परिवार का मुखिया जिसको हमने दर्ज किया है वो स्त्री है या पुरुष है। ठीक है, अगर मेल है तो उसके लिए कोड 1 चुनेंगे, अगर फीमेल है तो उसके लिए कोड 2 चुनेंगे, अगर कोई ट्रांसजेंडर पर्सन है तो उसके लिए कोड 3 चुनेंगे। फिर जो 13वां प्रश्न आता है वो आता है कास्ट से। अगर वो SC और ST है, अगर SC है तो कोड 1 चुनेंगे, अगर ST है तो कोड 2 चुनेंगे। इनके अलावा ठीक है जो भी हैं वो अदर में जाएंगे। आप यहाँ पे इनकी लिस्ट भी देख सकते हो, लिखा हुआ क्लिक हियर टू व्यू SC ST लिस्ट। आप उनकी SC ST लिस्ट भी देख सकते हैं यहाँ पे। यदि परिवार का उपयोग संस्थागत पाया जाता है तो प्रश्न संख्या 12 से 34 छोड़ दिए जाएंगे। तो संस्थागत परिवार है तो उसके लिए ऐप में जो प्रश्नों की एंट्री होगी वो बस 11 तक होगी। ठीक है, 12 से 34 तक के जो प्रश्न होंगे ये स्किप हो जाएंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 14, जनगणना मकान के स्वामित्व की स्थिति, ओनरशिप स्टेटस ऑफ दिस हाउस। ठीक है, इसमें जो पहला कोड है, किराया ना चुकाने वाले परिजन का अपना मकान हो। ठीक है, उसके लिए हम कोड 1 चुनेंगे, भले ही वो किस्तों पे ले रखे हों, ठीक है, किस्त जमा कर रहे हों, पर हम कोड 1 चुनेंगे। कोड 2 कब चुनेंगे, उन्होंने किराए पर जो है वो रूम ले रखा हो, ठीक है, मकान ले रखा हो। सरकारी आवास जितने भी होंगे वो भी किराए वाले भी आएंगे क्योंकि HRA कटता है। इसमें एक बात और ध्यान रखना है, यदि मकान किराए का है परंतु कहीं अन्यत्र अपना मकान है तो कोड 2 दर्ज करेंगे। ठीक है, और मान लीजिए वो किराए पर ले रखे हैं और उनका अन्यत्र कोई मकान ही नहीं है, कहीं भी उनका और मकान अपना नहीं है, तो हम कोड 3 को चुनेंगे। ठीक है, कोड 4 कब चुनेंगे, नियोक्ता द्वारा किराया मुक्त आवास ना, किराए के कोई आवास है तो उसे हम एनी अदर यानी कोड 4 चुनेंगे। या अतिक्रमित भूमि पर निर्मित कोई मकान है, या परित्यक्त भवनों में अनधिकृत रूप से रहने वाले परिवार हैं, या प्राकृतिक आश्रय है। अब अगला जो 15वां प्रश्न आता है वो आता है नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम्स। ठीक है, यानी रहने योग्य कमरे कितने हैं उनके घर में, ये देखेंगे हम लोग। रहने योग्य कमरों में क्या क्या आता है ये भी जानना जरूरी है, और आप जिससे पूछ रहे हैं उनको भी बताना जरूरी है। पता लगा उन्होंने बाथरूम को, किचन को, सबको जोड़ के बता दिया। रहने योग्य कमरों में कभी भी बाथरूम नहीं आएगा, किचन नहीं आएगा, बालकनी नहीं आएगा, सीढ़ी नहीं आएगा, बरामदा नहीं आएगा। ठीक है, पूजा घर नहीं आएगा रहने योग्य कमरों में। तो रहने योग्य कमरों की संख्या कितनी है ये आपको यहाँ 15वें प्रश्न में फिल करना पड़ेगा। जो 16वां प्रश्न है वो क्या है, वो है नंबर ऑफ मैरिड कपल्स लिविंग इन दिस हाउस होल्ड। परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है ये आप प्रश्न संख्या 16 में फिल करेंगे। इसको डिटेल में यहाँ देख लेते हैं। कॉलम 15 जो है इसको देख लेते हैं। परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या। रहने योग्य कमरों में क्या क्या आएगा, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, शयन कक्ष, स्टडी रूम, डाइनिंग रूम, नौकर का कमरा। रहने योग्य कमरों में शामिल नहीं होगा रसोई घर, स्टोर रूम, बाथरूम, गलियारा, शौचालय, बरामदा। जनगणना मकान जिसमें सिर्फ एक ही कमरा है और उसका प्रयोग दुकान के लिए भी हो रहा है तो रहने योग्य कमरों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मान लीजिए किसी के पास एक कमरा है जिसमें वो दुकान भी करता है, रात में उसी में सोता भी है, तो रहने योग्य कमरों की संख्या आप क्या फिल करेंगे, 0 फिल करेंगे। अगर एक ही कमरा 2 परिवार उपयोग कर रहे हैं तो वो किसी भी परिवार के पास उपलब्ध नहीं माना जाएगा, इसलिए वहाँ भी 0 दर्ज हो जाएगा। अगला है परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ मैरिड कपल्स लिविंग इन दिस हाउस होल्ड। यदि कोई व्यक्ति अकेला रह रहा है या घर में कोई विवाहित जोड़ा नहीं है तो आप क्या दर्ज करेंगे, 0 दर्ज करेंगे। यहाँ पे 2 प्रश्न आते हैं। जो
एज अ फील्ड ट्रेनर मुझे मिले एनुमरेटर और सुपरवाइजर से। पहला प्रश्न तो ये था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है जिसकी पत्नी ना हो, ठीक है, तलाक हो गया हो या डेथ हो गई हो, या कोई पत्नी है जिसका पति ना हो, तलाक हो गया हो या डेथ हो गई हो, तो उस स्थिति में विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी होगी? उस स्थिति में विवाहित दंपतियों की संख्या क्या होगी? 0 हो जाएगी। यानी वो जो व्यक्ति होगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो सिंगल माना जाएगा। वो परिवार की कुल संख्या में तो गिना जाएगा, लेकिन विवाहित दंपतियों की संख्या में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर एक पति है जिनकी 2 पत्नियां हैं तो विवाहित दंपति कितने होंगे? तो वहाँ पे पत्नी के हिसाब से विवाहित दंपति 2 हो जाएंगे। पत्नी के जो है 1 से अधिक पति हैं तो वहाँ पे एक ही जो है वो वैवाहिक दंपति माना जाएगा, ठीक है, पत्नी के हिसाब से। इस बार प्रश्न संख्या 16 में एक टर्म और जुड़ गया है, लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है, यानी स्थायी संबंध को भी जो है दंपति में माना जाएगा। हम लोग प्रश्न संख्या 17 पेयजल का मुख्य स्रोत, मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो 17 से 25 तक के प्रश्न हैं, ये परिवार को उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो प्रश्न संख्या 17 है इसमें 1 से 9 तक के कोड दिए गए हैं और लास्ट में 0 दिया गया है अदर सोर्स के लिए। इसमें देख लेते हैं पहला कोड आप कब टिक करेंगे। टैप वाटर फ्रॉम ट्रीटेड सोर्स, यानी नल का पानी उपचारित स्रोत से आ रहा है तो आप कोड 1 चुनेंगे। टैप वाटर फ्रॉम अनट्रीटेड सोर्स, नल का पानी अनुपचारित स्रोत से है तो कोड 2 चुनेंगे। अगर कुओं से पानी पी रहे हैं, ठीक है, तो कोड 3 चुनेंगे। इसमें बंद कुआं खुला कुआं दोनों आ जाएंगे। हैंडपंप से अगर पानी पी रहे हैं तो कोड 4 चुनेंगे। ट्यूबवेल या बोरवेल है तो कोड 5 चुनेंगे। अगर स्प्रिंग यानी झरना है तो कोड 6 चुनेंगे। रिवर कैनाल यानी नदी और नहर है तो कोड 7 चुनेंगे। अगर टैंक है, तालाब है या झील है तो उसके लिए कोड 8 चुनेंगे। अगर पैकेट बंद पानी है या बॉटल वाटर है तो आप कोड 9 चुनेंगे। और 0 कब चुनेंगे? अगर 1 से 9 तक के जो स्रोत हैं ये नहीं है पीने के पानी में तो आप 0 को चुनेंगे, ठीक है। 0 कब चुना चाहिए? मान लीजिए कोई पीने के पानी में वर्षा जल का उपयोग कर रहा है या टैंकर में पानी भर के आ रहा है उसका उपयोग कर रहा है तो उसमें हम कोड 0 को चुनेंगे। अब यहाँ एक सवाल आता है, मान लीजिए कोई परिवार 1 से अधिक स्रोत का उपयोग कर रहा है पीने के पानी के लिए। मान लीजिए उसके यहाँ टैप वाटर भी है और हैंडपम्प भी है, तो आपको देखना है कि परिवार वर्ष के अधिकांश समय में किस स्रोत का ज़्यादा उपयोग किया है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे टिक करेंगे। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 18 पेयजल स्रोत की उपलब्धता। पेयजल स्रोत की परिवार से दूरी के आधार पे कोड का चयन करें। इसमें 3 कोड हैं, ठीक है, जिसको देखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। परिसर के अंदर मकान के भीतर अगर पीने का पानी उपलब्ध है नल कुआं हैंडपंप के रूप में या पैकेज्ड बोतल का पानी जिसे दरवाजे तक डिलीवर किया जाता है परिसर के भीतर माना जाएगा, इसके लिए आप कोड 1 चुनेंगे। परिसर के निकट कोड 2 कब चुनेंगे? जब पानी पेयजल की जो स्रोत की जो उपलब्धता है वो परिसर के निकट हो और ये शहर और गाँवों के लिए अलग अलग सीमा है इसकी। नगरीय क्षेत्र में 100 मीटर के भीतर से और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर 500 मीटर के भीतर से पानी आ रहा है तो हम कोड 2 चुनेंगे, परिसर के निकट। अगर नगरीय क्षेत्रों में 100 मीटर की दूरी से पेयजल आ रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में 500 मीटर की दूरी से आ रहा है तो हम कोड 3 चुनेंगे, दूर, ठीक है। तो इसमें 3 जो है कोड है, परिसर के अंदर, परिसर के निकट और तीसरा है दूर। आगे देखेंगे हम लोग। अब देखेंगे हम लोग प्रकाश का मुख्य स्रोत 19वां प्रश्न। पिछले 12 महीनों के अधिकांश समय में परिवार द्वारा उपयोग किए गए ऊर्जा स्रोत को रिकॉर्ड किया जाना है। इसमें भी 1 से 6 तक के कोड दिए गए हैं। कोड 1 बिजली के लिए चुनेंगे। बिजली का कनेक्शन वैध हो या अवैध, पर अगर उसके यहाँ प्रकाश की सुविधा के लिए बिजली का उपयोग हो रहा है तो आप कोड 1 को चुनेंगे, ठीक है। दूसरा है केरोसिन। अगर प्रकाश की व्यवस्था के लिए उसके यहाँ केरोसिन है तो आप केरोसिन यानी दूसरा कोड चुनेंगे। अगर सोलर की व्यवस्था है प्रकाश के लिए तो आप तीसरा कोड चुनेंगे। अदर ऑयल, ठीक है, अन्य तेल में वो खाद्य तेल हो या गैर खाद्य तेल, कोड 4 चुनेंगे। मोमबत्ती, लकड़ी, बायोगैस, पेट्रोमैक्स लाइट का उपयोग कर रहा है प्रकाश की व्यवस्था के लिए तो हम कोड 5 को चुनेंगे। यदि परिवार प्रकाश के लिए किसी भी स्रोत का उपयोग नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या चुनेंगे? कोड 6 चुनेंगे, नो लाइटिंग। हम लोग प्रश्न संख्या 20 शौचालय की सुलभता। इसमें भी 1 से 4 तक के कोड दिए गए हैं।
पहला जो कोड दिया गया है वो है केवल परिवार के लिए, जो दूसरा कोड दिया गया है ये है अन्य परिवार के साथ साझे में, जो तीसरा कोड है ये है सार्वजनिक शौचालय, और जो चौथा है वो है खुले में। ठीक है, तो पहला कोड आप कब चुनेंगे? यदि किसी परिवार को जनगणना भवन के भीतर या बाहर ऐसे शौचालय की सुविधा उपलब्ध है जो केवल उसी परिवार के सदस्यों के उपयोग के लिए है, तो आप कोड 1 को चुनेंगे। यदि वो शौचालय अन्य परिवारों के साथ भी साझा किया जा रहा है तो आप कोड 2 चुनेंगे। यदि परिवार के पास कोई शौचालय ही नहीं है किंतु परिवार जो है, परिवार के सदस्य सार्वजनिक शौचालय का उपयोग कर रहे हैं, तो आप तीसरा कोड चुनेंगे। ठीक है, सार्वजनिक शौचालय। और अगर खुले में जा रहे हैं तो आप कोड 4 को चुनेंगे। देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 21 शौचालय का प्रकार। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा 3 कोड दिए गए हैं। पहला जो है वो फ्लश पोर फ्लश शौचालय, अगर जुड़ी हुई है पाइप सीवर प्रणाली से तो कोड 1 चुनेंगे। अगर सेप्टिक टैंक से जुड़ी हुई है तो कोड 2 चुनेंगे। अगर इसके अलावा कोई अन्य पद्धति है, अन्य सिस्टम है तो कोड 3 चुनेंगे। इसके अलावा नीचे दिया गया है 2 गड्ढा शौचालय, 1 गड्ढा शौचालय और सर्विस शौचालय। इनमें आप देख के जो है वो कोड को चुन सकते हैं। अगला देखेंगे हम लोग संख्या 22, गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, यानी यहाँ नाली की बात होगी। जल निकासी प्रणाली मकान से निकलने वाले अपशिष्ट जल और अन्य तरल अपशिष्टों का निपटान है। अपशिष्ट जल में रसोई, स्नान, धुलाई का पानी आएगा। ठीक है, शौचालय का अपशिष्ट इसमें शामिल नहीं है। यदि शौचालय और अपशिष्ट जल दोनों का साझा निपटान है तो जल निकासी के प्रकार के आधार पर उपयुक्त कोड को चुनेंगे। ठीक है, जो गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था है उसके लिए 3 कोड है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला क्या है? क्लोज ड्रेनेज है, यानी बंद नाली है अगर तो कोड 1 चुनेंगे। अगर गंदे पानी की निकासी के लिए ओपन नाली है, ओपन ड्रेनेज है तो कोड 2 चुनेंगे। और नो ड्रेनेज, कोई नाली ही नहीं है, ठीक है, गंदे पानी के निकलने के लिए, तो हम कोड 3 को चुनेंगे। अब देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 23, परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता। इसमें भी 3 कोड दिए गए हैं। जो पहला कोड है वो है स्नान गृह। अगर स्नान करने के लिए उनके परिसर के भीतर अलग से कमरा उपलब्ध है तो आप कोड 1 चुनेंगे। यदि बिना छत का कोई घेरा स्नान हेतु उपयोग किया जाता है, इनक्लोजर विदाउट रूफ, तो आप कोड 2 को चुनेंगे। और यदि परिसर के भीतर स्नानघर या स्नान के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है, कोई रूम नहीं है, खुले में स्नान कर रहे हैं, तो आप उसके लिए कोड 3 का चयन करेंगे। अब यदि किसी घर में स्नान तथा शौचालय की जो सुविधा है वो परिसर के भीतर एक ही कमरे में है, ठीक है, या बिना छत के घेरे में सामूहिक रूप से उपलब्ध है, तो परिवार के लिए दोनों सुविधाएं उपलब्ध मानी जाएंगी, शौचालय भी और बाथरूम भी। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न जो संबंधित है रसोई घर और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन से। ठीक है, प्रश्न संख्या 24, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस। पहला कोड है वो किस लिए है? हैज़ एलपीजी पीएनजी कनेक्शन, यानी एलपीजी पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है। पहले तो हम यही श्योर करेंगे कि उनके यहाँ रसोई घर है कि नहीं है अंदर। ठीक है, जब हम श्योर हो जाएंगे कि रसोई घर है, यानी भोजन पकाने के उद्देश्य से उपयोग किया जाने वाला एक अलग कमरा होता है रसोई घर। यदि कोई परिवार रसोई घर में भोजन पकाता है तथा उसके पास एलपीजी पीएनजी कनेक्शन भी है तो कोड 1 का चयन करेंगे। कुकिंग इन किचन, अगर वो किचन में खाना बना रहा है और उसके पास एलपीजी पीएनजी कनेक्शन है तो हम कोड 1 चुनेंगे। दूसरा कोड कब चुनेंगे? एलपीजी पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, मान लीजिए उसके पास रसोई तो है पर उसके पास कोई एलपीजी पीएनजी कनेक्शन नहीं है तो आप कोड 2 को चुनेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं। कुकिंग इनसाइड हाउस बट नॉट इन किचन, यानी घर के अंदर ही खाना बना रहे हैं पर किचन नहीं है। ठीक है, किचन का अलग से कोई कमरा नहीं है, कुछ लोग आंगन में रख के बना लेते हैं, अगर व्यवस्था है, अलग से किचन नहीं है तो आप कौन सा कोड चुनेंगे? अगर अलग से किचन नहीं है फिर भी वो घर के अंदर खाना बना रहे हैं और हैज़ एलपीजी पीएनजी कनेक्शन, एलपीजी पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है तो कोड 3 चुनेंगे। और घर के भीतर खाना पकाते हैं लेकिन रसोई घर नहीं है और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध नहीं है तो कोड 4 को चुनेंगे। ठीक है, अगला जो है वो है खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं। अगर उनके पास किचन नहीं है, वो घर के अंदर भी नहीं बनाते, घर के बाहर खाना पका रहे हैं खुले में,
और LPG PNG कनेक्शन उपलब्ध है तो कोड 5 चुनेंगे। LPG PNG कनेक्शन उपलब्ध नहीं है और वो बाहर खाना बना रहे हैं तो कोड 6 चुनेंगे। और खाना ही नहीं बनाते हो, यानी परिवार जो है वो खाना बनाता ही ना हो, तो आप नो कुकिंग यानी 7वें कोड पर टिक करेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 25, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन। इसमें भी 1 से 9 तक के कोड दिए गए हैं और 0 जो है वो अन्य किसी के लिए दिया गया है। इसमें देख लेते हैं। अगर खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन जलाऊ लकड़ी है, फायरवुड है, तो कोड 1 चुनेंगे। अगर फसल का अवशेष है, ठीक है, तो कोड 2 चुनेंगे। अगर उपला है, ठीक है, तो कोड 3 चुनेंगे। अगर वो खाना पकाने के लिए पक्का कोयला, लिग्नाइट या कच्चा कोयला इसका उपयोग कर रहे हैं तो कोड 4 चुनेंगे। अगर वो केरोसिन का उपयोग कर रहे हैं यानी मिट्टी के तेल का उपयोग कर रहे हैं तो कोड 5 चुनेंगे। LPG PNG कनेक्शन कोई भी है तो कोड 6 चुनेंगे। अगर वो बिजली पे खाना पका रहे हैं तो कोड 7 चुनेंगे। बायोगैस यानी गोबर गैस पे खाना पका रहे हैं तो कोड 8 चुनेंगे। और अगर वो सोलर से खाना पका रहे हैं, सौर ऊर्जा से खाना पका रहे हैं तो कोड 9 को चुनेंगे। और 1 से 9 तक के अगर कोई भी खाना पकाने में प्रयुक्त ईंधन नहीं लग रहे हैं तो हम 0 को चुनेंगे। ठीक है, अब इसमें 3 चीज़ें आती हैं जिसका ध्यान आपको रखना है। यदि कोई परिवार भोजन पकाने के लिए 1 से अधिक ईंधनों का उपयोग करता है तो भोजन पकाने के लिए जो प्राथमिक या जो प्रमुख ईंधन है उसका चयन किया जाएगा। दूसरी जो बात आती है वो ये आती है, किसी परिवार के पास LPG PNG कनेक्शन उपलब्ध है किंतु वो भोजन पकाने के लिए मुख्य रूप से अन्य ईंधन जैसे जलाऊ लकड़ी का उपयोग कर रहा है, तो ऐसे मामले में जलाऊ लकड़ी को भोजन पकाने हेतु मुख्य ईंधन माना जाएगा तथा कोड 1 का चयन किया जाएगा। ऐसा भी देखने में मिलता है कि सिलेंडर होते हुए भी वो भरवाते नहीं हैं, ठीक है, उसको फिल नहीं कराते हैं और चूल्हे पे खाना बनाते हैं। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने सिलेंडर रखा हुआ देख लिया और आपने टिक कर दिया। आप उनसे पूछेंगे आप खाना किस पे बनाते हैं। अब लीजिए कोई परिवार भोजन पकाने के लिए LPG PNG का उपयोग कर रहा हो किंतु उसके पास LPG PNG का कनेक्शन ना हो, ठीक है, मिनी सिलेंडरों का उपयोग कर रहा हो, तो भी हम कोड संख्या 6 का चयन करेंगे। प्रश्न संख्या 26, ये संबंधित है रेडियो ट्रांजिस्टर से। ठीक है, इसमें जो पहला कोड है वो आप किसके लिए चुनेंगे। अगर परंपरागत रेडियो सेट उनके पास है तो आप कोड 1 चुनेंगे। अगर मोबाइल या स्मार्टफोन है तो कोड 2 चुनेंगे। अगर कोई अन्य उपकरण है, ठीक है, तो कोड 3 चुनेंगे। अगर तीनों में से कोई नहीं है, पहला दूसरा तीसरा जो है इनमें से उसके पास कुछ नहीं है, तो आप कोड 4 को चुनेंगे। और मान लीजिए उसके यहाँ परंपरागत रेडियो सेट है, स्मार्टफोन भी है, तो आप स्मार्टफोन की परवाह ना करते हुए आप परंपरागत रेडियो सेट को चुनेंगे यानी कोड 1 को चुनेंगे। देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 27 जो संबंधित है टेलीविज़न से। इसमें भी 1 से 5 तक के कोड दिए गए हैं। कोड 1 का चयन आप कब करेंगे। दूरदर्शन फ्री डिश के लिए जो कोड 2 है वो कब चुनेंगे। अन्य DDS ये भुगतान आधारित होता है यानी इसमें पैसे पे करने पड़ते हैं। टाटा स्काई, डिश टीवी, एयरटेल, ठीक है, इसमें कोड 2 चुनेंगे। अगर टीवी जो है वो केबल कनेक्शन के माध्यम से चल रहा है तो कोड 3 का चयन करेंगे। अगर इन तीनों के अलावा भी कोई माध्यम है जिससे टेलीविज़न चैनल चल रहे हैं तो कोड 4 का चयन करेंगे। और यदि परिवार के पास टेलीविज़न नहीं है तो कोड 5 का जो यहाँ नीचे दिया गया है नो, इसका चयन करेंगे। देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 28 इंटरनेट की सुविधा। इसमें भी 1 से 3 तक के कोड दिए गए हैं, ठीक है, नहीं में चौथा कोड दिया गया है। तो देख लेते हैं। यदि परिवार लैपटॉप या कंप्यूटर पर इंटरनेट का उपयोग कर रहा है तो उसके लिए हम क्या चुनेंगे, कोड 1 चुनेंगे। यदि परिवार मोबाइल और स्मार्टफोन पर इंटरनेट का उपयोग कर रहा है तो कोड 2 चुनेंगे। और यदि किसी अन्य उपकरण पर इंटरनेट का प्रयोग किया जा रहा है परिवार द्वारा तो कोड 3 चुनेंगे। यदि परिवार के पास इंटरनेट की कोई सुविधा ही नहीं है तो वहाँ पे हम कोड 4 को चुनेंगे। अब यहाँ प्रश्न आता है, मान लीजिए परिवार के सदस्य 1 से अधिक उपकरणों पे इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, वो लैपटॉप पे भी कर रहे हैं और स्मार्टफोन पे भी, दोनों पे समान रूप से इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, तब आप क्या टिक करेंगे, कोड 1 टिक करेंगे, लैपटॉप और कंप्यूटर। अब मान लीजिए कोई सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग कर रहा है,
अपनी डिवाइस को चलाने के लिए, तो उस हिसाब से आप जिस डिवाइस पे वो सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग कर रहा है उस डिवाइस को टिक कर लेंगे। वो लैपटॉप, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल, स्मार्टफोन हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं 29वां प्रश्न, ये संबंधित है कंप्यूटर और लैपटॉप से। यदि परिवार के पास कंप्यूटर और लैपटॉप है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। 28 और 29 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे चलो ऐप में एक साथ दिया गया होगा, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि 29वां प्रश्न कहाँ है। और जब तक 29वें पे आप टिक नहीं करेंगे वो नेक्स्ट पे क्लिक नहीं होगा। ठीक है, ये इसलिए भी यहाँ रखा गया है, मान लीजिए आप इंटरनेट के यूज में आपने लैपटॉप और कंप्यूटर पे टिक कर दिया कोड 1 पे, तो ये अपने आप यहाँ पे 29 में लैपटॉप कंप्यूटर की सुविधा अपने आप टिक हो जाएगा, कोड 1 यस हो जाएगा। ठीक है, देखिए लैपटॉप और कंप्यूटर में टैबलेट को शामिल नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आपके पास टैबलेट है, ठीक है, तो टैबलेट को इसमें शामिल नहीं करेंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 30, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन। अगर किसी परिवार के पास केवल लैंडलाइन है तो कोड 1 का चयन करेंगे। ठीक है, अगर किसी परिवार के पास मोबाइल है और वो स्मार्टफोन है तो कोड 2 का चयन करेंगे। और यदि कोई बेसिक मोबाइल है परिवार के पास जैसे कीपैड का, तो कोड 3 का चयन करेंगे। और अगर उसके पास स्मार्टफोन और लैंडलाइन है या जो है कीपैड वाला फ़ोन है और लैंडलाइन है तो उसके लिए कोड 4 का चयन करेंगे, बोथ यानी दोनों। और अगर उसके पास लैंडलाइन, स्मार्टफोन, कीपैड वाला फ़ोन कुछ नहीं है तो वहाँ पे हम नो यानी 5वें कोड पे टिक करेंगे। अगला देखेंगे हम लोग कॉलम 21 यानी प्रश्न संख्या 21, साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड। अगर इसमें बात करेंगे पहला तो यह है साइकिल। अगर किसी परिवार के पास साइकिल है तो कोड 1 का चयन करेंगे। अगर स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड है तो कोड 2 का चयन करेंगे। अगर दोनों है, अगर साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड दोनों हैं तो हम तीसरे कोड का चयन करेंगे। और अगर इनमें से उसके पास नहीं है, कोड 1 और कोड 2 में उसके पास कोई नहीं है, तो हम चौथे कोड पे टिक करेंगे। अगर कोड 1 की बात करेंगे साइकिल की, तो दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली जो ट्राई साइकिल होती है उसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो अगर वो उसके पास है तो हम कोड 1 चुनेंगे। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 32, कार, जीप और वैन। अगर उनके पास है तो यस टिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो टिक करेंगे। अगर परिवार मुख्य रूप से चावल खा रहा है तो आप कोड 1 पे टिक करेंगे। अगर गेहूं खा रहा है तो कोड 2 पे टिक करेंगे। अगर ज्वार खा रहा है तो कोड 3 पे। अगर बाजरा है तो कोड 4 पे टिक करेंगे। मक्का है तो कोड 5 पे टिक करेंगे। और अगर इनके अलावा कोई और चीज़ें हैं तो हम छठे पे एनी अदर पे टिक करेंगे। ठीक, अब मान लीजिए आप चावल और गेहूं बराबर मात्रा में खा रहे हैं, ठीक है, तो आप किसी एक पे टिक कर सकते हैं। अगला देखेंगे जो 34वां प्रश्न है वो है मोबाइल नंबर से संबंधित। ये मात्र जनगणना संबंधी संचार के लिए है। परिवार के किसी एक सदस्य का मोबाइल नंबर 10 अंक दर्ज किया जाना है। मोबाइल नंबर चालू सक्रिय होना चाहिए। इस नंबर का उपयोग केवल जनगणना संबंधी संचार के लिए किया जाएगा। बंद खाली घरों के मामले में यदि पड़ोसियों द्वारा उपलब्ध कराया गया हो तो परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर दर्ज करें। रिकॉर्ड सहेजे के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। जब आपका 34वां प्रश्न हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा सबमिट, और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और आपका जो डाटा होगा, जितना आपने फिल किया होगा, वो अपडेशन डाटा में चला जाएगा। थैंक यू।